उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से जमीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में, उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। जज्बा हो गर बुलंद तो सपनों की पहचान होती है। कौन कहता है पंख चाहिए, हौसलों से भी तो उड़ान होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। कार्यक्रम अपना आसमां में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में बात होगी उड़ान की, पहचान की और बुलंद हौसलों की। हवाओं को पता है कि मैं एक मजबूत टहनी हूँ। आंधियों ने भी हवाओं को कुछ यही बताया है। जी हाँ, कहते हैं कि अगर ठान लिया कि मुझे अपने सपनों की उड़ान भरनी है तो फिर कोई नहीं रोक सकता। बस जज्बा और हौसला इतना बुलंद होना चाहिए कि आप किसी भी हवा, आंधी या तूफान के आगे ना रुके। कुछ ऐसी ही है हमारी आज की खास मेहमान की कहानी, जिन्होंने जो ठाना वो पाया और भरी इस भरे आसमान में अपने हौसलों की उड़ान। आइए वक्त ज़ाया नहीं करते और आपको रूबरू कराते हैं हमारी आज की मेहमान से। मेरा नाम, मेरी पहचान। नमस्कार, मेरा नाम है भारत की बेटी उर्फ कैप्टन जोया अग्रवाल और मैं अपने सपनों की उड़ान भरती हूँ और चाहती हूँ कि सारी भारत की बेटियाँ अपने सपनों की उड़ान भर के हमारे देश के तिरंगे को ऊंचा लहराएं। बहुत बहुत स्वागत है जोया आपका। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ आज हमारे साथ स्टूडियो में शामिल है दिल्ली के अलग अलग इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस से आई हुई युवती शक्ति। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि आज हमारे साथ सिर्फ कैप्टन जोया अग्रवाल ही शामिल नहीं, बल्कि उन्हें इस धरती पर लाने वाले उनके पूज्य माताजी और पिताजी भी शामिल हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। किसी ने खूब कहा है, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। और जब ठानी लिया कि इस फासले को तय करना ही है अपने हौसले के साथ, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहीं से शुरुआत करूंगी मैं। कैसे हुआ जिंदगी का ये सफर शुरू, क्या है जिंदगी का संघर्ष और कैसे भरी आपने अपनी उड़ान? बहुत नन्ही सी थी मैं और सितारों से मुझे बहुत लगाव था, देखने में कौन सा सितारा कैसा है। तो जब मैं छत पे बैठ के देखती थी उन चमकते हुए, टिमटिमाते हुए सितारों को, तो मुझे लगता था काश मैं इसको छू लूँ, किसी तरीके से उसको बस हाथ में ले लूँ। और फिर मैं हवाई जहाज़ भी देखती थी, उनकी भी टिमटिमाती हुई लाइट्स होती थी, स्ट्रोब लाइट्स। मैंने कहा अच्छा, अगर मैं शायद इस हवाई जहाज़ को उड़ा लूँ तो मैं उन सितारों को छू सकती हूँ, बिल्कुल साथ साथ हैं। बस एक ऐसी सोच से शुरुआत हुई और आज मैं आप सबके सामने हूँ। अच्छा, वो जो टाइम जब आपने ये सोचा कि आपको पायलट बनना है, जब फाइनली आपने पायलट के लिए पढ़ाई शुरू की, वो टाइम एक ऐसा टाइम था जब कॉकपिट में लड़कियां नहीं दिखाई देती थी। रेयरली कोई लड़की सोचती थी कि मुझे पायलट बनना है। ऐसे में आपका स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि आपको पायलट बनना है, और घर की एक ही बेटी यानी सिंगल चाइल्ड, वो भी एक डिमेरिट था क्योंकि पेरेंट्स बहुत कंसर्न थे। ऐसे में घर वालों ने कभी रोका कि नहीं, पायलट मत बनो, कुछ और कर लो, लाइफ में और भी कोई करियर हो सकता है, कुछ और भी ऑप्ट कर सकती हो? आपने शुरू में बोला था ना प्रोग्राम के कि अगर जज्बा इतना अंदर से तेज हो तो आपको कुछ भी नहीं रोक सकता। तो कुछ ऐसा ही मेरा भी हाल था। आपकी इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल पाती मैं, फिर भी ट्राई कर रही हूँ। लेकिन मेरे को मेरा एक सपना था, मुझे सितारों को छूना था और उस सपने के आगे मुझे कुछ और नहीं दिखा। हाँ, मानती हूँ मेरे मम्मी पापा, सोसाइटी, समाज, सारे यह सोचते थे कि ये जो प्रोफेशन है वो बहुत रिस्की है। इकलौता बच्चा, इकलौती बेटी होना हमेशा एक नकारात्मक सिचुएशन रहती है। इट्स अ नेगेटिव पॉइंट जहाँ पर आपको और भी ज़्यादा पुश करना पड़ता है। आई थिंक वो ज़रूर मेरे साथ एक नेगेटिव था कि जहाँ पर मुझे और मेहनत करनी पड़ी अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए।
जैसे कि मैंने जब अपने मम्मी पापा को बताया तो आई थिंक पूरे अब दुनिया को पता है कि मम्मी रोई थी, है ना। और उसके बावजूद वो इसलिए रोई थी क्योंकि उनके हिसाब से यह जो प्रोफेशन था उसमें पहली बात तो कोई लड़कियां उन्होंने सुना ही नहीं था, और उसके बाद लड़की होने के बावजूद जहाज उड़ाएगी, कैसे करेगी, उफ सोसाइटी क्या कहेगी, शादी, बहुत सारी चीज़ें थी उनके दिमाग में। और उन्होंने अपने हिसाब से मेरे को हमेशा सही गाइड किया। उनको लगा यह, उनको डर लगता था फ्लाइंग से कि ये कैसे क्या करेगी ज़िंदगी में, ये तो बहुत अनसेफ प्रोफेशन है, शादी कर ले वो सेफ है, ठीक है। उन्होंने मुझे इसलिए यह बोला कि वो पायलट नहीं बनाना चाहते थे मुझे, और कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंशियल जो कंडीशंस थे वो इतने कंड्यूसिव नहीं थे इस वक्त, क्योंकि आपके माता पिताजी दोनों यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ आंटी, मन में क्या डर था कि ये प्लेन उड़ाएगी, तो क्या मन में कैसा डर था कि आप इनको रोकना चाहती थी, और फिर वो कॉन्फिडेंस कैसे आया कि हाँ ये कर सकती है? क्या था वो शुरू का दौर? मुझे ये लगता था कि या तो जैसे फ्लाइंग से डर लगता था उस टाइम, जब ये पायलट बनने के लिए बोल रही थी, छोटी थी, तो तब मैंने सोचा कि एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो इस डर से मेरे को लगता था एक ही बच्चा है मेरा, और वो भी इस तरह से कुछ हो जाए इसको। तो फिर इसने मुझे समझाया कि नहीं मम्मा, एक्सीडेंट तो रोड पे भी होते हैं, मैं गाड़ी चलाती हूँ तो भी तो मैं एक्सीडेंट हो सकता है ना। तो बस ये सब सोचकर, इसकी ज़िद थी मेन कि मुझे बनना ही बनना है, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है बनिए फिर। अच्छा, फिर जब सबसे पहले फ्लाइट में गई ये, तो मन में किस तरह के भाव थे? अंकल आपसे जानना चाहूंगी। आपने तो सपोर्ट किया ना कि हाँ तुम बन सकती हो। मैंने एक ही चीज कही थी, जो भी आप बनना चाहते हो बनो, आई एम विद यू। इट्स नॉट द मैटर कि आप लड़की हो या लड़का हो, मेरे लिए सब कुछ हो। लड़की भी है, लड़का भी है, और मेरी दुनिया भी है। क्या बात है। दूसरा ये था कि जब इसने बोला कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ विदाउट ग्रेजुएशन, आई सेड फर्स्ट डू द ग्रेजुएशन एंड पास आउट योर DGCA के एग्जाम, साथ साथ आप पास करो। एंड शी डिड इट वेरी वेल विद इन द टाइम लिमिट्स। देन इसको मैंने फिर अमेरिका भेज दिया पायलट की ट्रेनिंग के लिए, एंड देयर शी आल्सो डन इट वेरी वेल। बहुत अच्छा किया इसने। वहाँ पर हम गए, वी वर वेरी हैप्पी कि वहाँ पर हम लोगों ने बताया कि ये बहुत अच्छा करती है। वहाँ पर जब मेरे को बोला कि जिस जगह पे रहती थी वहाँ पर ये उड़ के इसने सारे वहाँ की नक्शा अपने आंखों में समा लिया था, और ये हमारे को रोड पे कैसे लेगी। हम वहाँ गए, हमारे को कनाडा में पूरा इसने गाड़ी ली, एयरपोर्ट से पूरा घुमा दिया। तो शी डिड इट वेरी वेल। शी हैज़ मैं यही कहूँगा कि इंटेलिजेंट थी ये, थोड़ी सी यही बोल्ड थी रादर, कि किससे डरती नहीं थी, कुछ जो करना है ठान लिया तो करके मानते थे। एंड कुछ लोगों ने इसको समझाया कि IAS बन जाओ, IPS बन जाओ, यू आर गुड इन स्टडीज, बट शी सेड नो, आई वांट टू बी अ पायलट। आई सेड ओके, गो अहेड, व्हाटएवर यू वांट टू बी, डू इट, दैट्स द वे। एंड आई अपील टू एवरी पेरेंट कि अपने बच्चों को सपोर्ट करो, जो भी बनना चाहते हैं वो बन के दिखाएंगे, आपका नाम ऊपर करेंगे। पापा की वजह से आई थिंक पापा एक्टेड दैट लिटिल कैटलिस्ट जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे पहुँच पाई। मेरी ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने अपने सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करे, आई वाज प्रीटी मच डूइंग 2 डिग्रीज एट द सेम टाइम। अपना सेंट स्टीफेंस में अटेंडेंस का भी होता है, सो वो करती थी मैं दिन में। फिर मैं DTC बस में उस समय जाकर दूसरे छोर पे दिल्ली के वहाँ पे पढ़ाई करती थी। मेरा पूरा दिन लग जाता था, रात के 12 बजे तक, सुबह 6 बजे से फिर से मेरा रूटीन शुरू हो जाता था, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। फिर उसके बाद पायलट की ट्रेनिंग शुरू हुई, और पहली बार जब आपने फ्लाई किया, वो जो फीलिंग्स थी वो क्या थी? मेरा पूरा एक फ्लैशबैक हुआ था उस समय, मेरी पूरी ज़िंदगी का। जो एक 8 साल की जोया थी, जो सितारों को छूना चाहती थी, उसको नहीं पता था कि कैसे क्या होगा, लेकिन बस उसने हार नहीं मानी। उसने कभी ना नहीं लिया। उसने कहा हर जो ना आपको सुनने को मिलती है वो कभी ना कभी हाँ में बदलती है। वो बस चलती रही अपने उस राह पर जहाँ पर उसने किसी की बात नहीं सुनी, सिर्फ अपनी राह देखी, अपना लक्ष्य देखा, और बस ठान ली उसने अपने अंदर से कि मैं वहाँ पे जाऊँगी। वो पूरा एक फ्लैशबैक
मेरी आंखों के आगे आया। सितारे, मेरे अंदर की जो आवाज़ थी, जब बाहर की जोया डरी हुई थी कि ये तू कैसे कर पाएगी कभी, तेरे आसपास के लोग, मम्मी पापा, हमारे जो सर्कमस्टांसेस है, कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी जो एक अंदर की 8 साल की जोया थी, उसने कहा नहीं नहीं जा कर, डर मत, इम्पॉसिबल नहीं है, आई एम पॉसिबल है। वो पूरा फ्लैशबैक हुआ। असल में वो जो शिद्दत थी आपके अंदर, उस शिद्दत के साथ आपने उस चीज़ को पा लिया जो आप पाना चाहते थे। लंबी जर्नी है एक आपकी फ्लाइंग की। जोया, ज़िंदगी में ना कुछ पल बहुत खास होते हैं। दे आर गोल्डन मेमोरीज एंड गोल्डन मोमेंट्स। एक ऐसा ही मोमेंट आपने तब जिया जब कोविड के बाद आपने एक ऐसी उड़ान भरी जो पूरी दुनिया कभी नहीं भूल सकती। यानी कि नेगेटिव न्यूज़ के बीच में पॉजिटिव न्यूज़ बनकर आई वो हेडलाइन, जब सबने देखा कि लड़कियों ने, फीमेल पायलट्स ने नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ान भरी और ये बता दिया कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। उस मोमेंट, उस पल के बारे में जानना चाहेंगे। मेरे लिए यह एक ऐसी उड़ान है जो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगी। कोविड उस समय भी था, वो बस जा रहा था, लेकिन कोविड के बाद कुछ भी नॉर्मल अभी शुरुआत नहीं हुई थी। तो यह जब फ्लाइट हमने करने की सोची, ये जनवरी 2021 में, तब सबको पता था कि एयर इंडिया ये दुनिया की एक काफ़ी लंबी उड़ान भरने वाला है, सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु, जो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना था कि 2 सिलिकॉन सिटीज़ को कनेक्ट करना, वो फाइनली पूरा होने वाला था। और काफ़ी एक्साइटमेंट थी पूरी हवा में, इट वाज वेरी इलेक्ट्रीफाइंग। सैन फ्रांसिस्को में जब हम चले तो पूरी एक सेलिब्रेशन थी एयरपोर्ट पे, जहाँ पे सारे पैसेंजर्स को पता था कि वो जो हमारे इतिहास का नया पन्ना पलटने वाला था एविएशन में, और वो उस इतिहास का वो भी हिस्सा बनने जा रहे थे। तो हमारे 100-100 मीटर के गैप पर एक एक पैसेंजर सेल्फी ले रहे थे। हम सब ने मास्क पहना हुआ था, लेकिन सारे इतने एक्साइटेड थे कि हम सबके साथ वो सेल्फीज ले रहे थे। और जब हम जहाज़ में पहुंचे, हमने फ़्लाइट करी, मैं बहुत एक्साइटेड थी कि अपने पैसेंजर्स को अपनी आंखों से सब कुछ दिखाऊं जो कि हम लोग हवाई जहाज़ की कॉकपिट में देख पा रहे थे। ऑफ कोर्स मैं सबको फ्लाइट डेक पे तो नहीं बुला सकती, तो मैं उनको अनाउंसमेंट के ज़रिए से बता रही थी कि हम अब यहाँ पे पहुँच गए, अब हम नॉर्थ पोल के पास एंटर करने वाले हैं। और जब हम नॉर्थ पोल के पास से उड़ने वाले थे, उस समय एक कहते हैं ऑरोरा बोरियालिस, जो कि नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं, वो हमारे हवाई जहाज़ के आसपास टिमटिमा रही थी। वो जो एक नज़ारा है, वो आई डोंट थिंक कोई भी वो पैसेंजर भूलेगा, क्योंकि जो हमारे एक पैसेंजर फीडबैक फॉर्म होता है फ़्लाइटों में, उस दिन मेरे पास सारे जो फॉर्म्स थे वो ख़त्म हो गए हमारे पास। पैसेंजर्स ने टिश्यू पेपर्स पे फीडबैक दिया हमारे को, वो बहुत खुश थे उस फ्लाइट पर। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, सारा जो प्यार मिला हमारे को जब हम बेंगलुरु में उतरे, तब सारा पूरा जो कैबिन था जहाज़ का वो तालियों से गूंज रहा था और मुझे फ्लाइट डेक तक सुनाई पड़ रहा था। सो मुझे वो एक कोविड वाली फ़्लाइट याद आ गई जब मैंने एक पहले भी करी थी, कि इतना अमेजिंग जब इलेक्ट्रीफाइंग एक्सपीरियंस होता है ना, पूरा जो तालियां बज रही होती है पूरे हवाई जहाज़ में, और आप अंदर तक कॉकपिट तक सुनाई पड़ती है हमारे को। वो जहाज़ में, वो फ्लाइट मैं कभी नहीं भूलूंगी। एक और चीज़ जो हुई, जब मैं अपना फाइनली एरोप्लेन पार्क कर रही थी बेंगलुरु में, मेरे को कभी याद नहीं है कि इतने सारे कैमरा मेरी तरफ फेस कर रहे थे। मैंने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं है। लाइक दैट इज़ द फ्लाइट I will never forget for multitude of ways, but the most important is उस फ्लाइट ने मेरे को कैप्टन जोया की कहानी बाहर आई उस फ्लाइट के ज़रिए से, और उस कहानी के ज़रिए आज मैं कितनी सारी और कैप्टन जोया बनाना चाहती हूँ और बन रही हैं। बिल्कुल, आप बहुत लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। एक इंस्पिरेशन तो मिलती ही है, लेकिन इसके साथ आपने एक और चीज़, एक और काम करके आपने लोगों को इंस्पायर किया। आप UN तक पहुँची महिलाओं की बात लेकर, और भारत की ऐसी पहली स्पोक्स पर्सन जो UN तक पहुंची और महिलाओं के मुद्दों को उठा रही है। सही मायने में हमें आप पर गर्व है, लेकिन ये UN तक की जर्नी कैसे तय की गई? मैं तो सिर्फ अपनी राह पे चल रही थी। सो UN की रास्ते में कहीं ना कहीं सेम मिशन था, सेम मोटिवेशनल वैल्यूज़ थी, और एक रोल मॉडल बनना लड़कियों के लिए, विश्व की महिलाओं के लिए, वहाँ से कहीं कहानी शुरू हुई हमारी।
और मुझे तो वो कहते हैं ना, 1 और 1 11 बन जाते हैं, हम 1 और 1 111 बन गए। तो बस कुछ इसी कहानी लेके मेरे ख्याल से मैं बहुत धन्यवाद, मैं क्या बोलते हैं उसको, आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं यूएन की स्पोक्स पर्सन बन पाई, क्योंकि उसके माध्यम से मैं बहुत सारी ज़िंदगियों को बदल पाती हूँ। मेरे लिए कैप्टन ज़ोया एक मेरा नाम नहीं है, मेरे लिए कैप्टन ज़ोया एक फिनोमिनन है, एक ऐसी लड़की का नाम है जिसने सपने देखे और उसने हिम्मत हारे बगैर अपने सपनों की उड़ान भरी, और यही कैप्टन ज़ोया मैं दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहती हूँ। और ये कैप्टन ज़ोया दुनिया के कोने कोने तक इस सपने को जी भी रही है और पहुंचा भी रही है। और मुझे बहुत गर्व होता है ये बताते हुए कि कैप्टन ज़ोया अग्रवाल ने न सिर्फ अपने ज़िंदगी में अपने सपनों को जिया, बल्कि कैप्टन ज़ोया अग्रवाल बहुत सारे सपनों को पूरा भी कर रही हैं। अगर हाल ही के इंसिडेंट की बात करूं तो धारावी में एक छोटी सी बच्ची जो पायलट बनने का सपना देखती थी, उसका सपना आपने कैसे पूरा किया, आप उस तक कैसे पहुंची? और क्योंकि आज जब हम उसकी बात सुनते हैं, आइए पहले आपको सुनाते हैं उसकी क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या कहती है जब वो कैप्टन ज़ोया अग्रवाल से मिली। पहली बार मतलब ज़ोया मैम को मैंने न्यूज़ पे देखा था, तभी उनको मतलब नॉर्थ पोल के लिए मतलब उनको अवार्ड मिला था फॉर द क्रॉस ओवर, और वो फर्स्ट वुमेन थे जो नॉर्थ पोल से इतना लॉन्गेस्ट रूट उन्होंने लिया था। तो उन्हें भारत की बेटी का अवार्ड मिला लॉकडाउन में। मैंने फर्स्ट टाइम उनको पीएम मोदी के साथ उनको देखा था। देन फिर मुझे ऐसा और मेरा मतलब वो होप और इंस्पिरेशन मुझे बढ़ने लग गया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी ये करना है, और मैं इतनी ऑब्सेस्ड हो गई। फिर बाद में मैंने ज़ोया मैम से कांटेक्ट करने के लिए सोचा। तो ये क्लिप सुनने के बाद मुझे लगता है कि आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि सपने तो हर किसी को देखने का हक है, लेकिन वो कुछ ही होते हैं जो दूसरों के सपने भी पूरे करते हैं, और यही किया कैप्टन ज़ोया अग्रवाल ने भी। ज़ोया, कैसे इस बच्ची से आप कनेक्ट हुई, कैसे इस बच्ची ने आपको बोला कि ये अपने सपने में ये देखती है, ये अपना सपना पूरा करना चाहती है, और आज आप इस बच्ची का सपना पूरा कर रही हैं, कैसे हुआ ये कनेक्शन? दीक्षा, ये तो ऊपर वाले ने मुझे एक कहते हैं, मेरे को ये जो सब कुछ मिला है आज, वो एक जिम्मेवारी है कि मैं आगे दे सकूं, मैं और लड़कियों को प्रेरित करके कैप्टन ज़ोया बना सकूं। यह एक गिफ्ट है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह तो मुझे करनी ही है। और मेरा उड़न परी, जो कि मेरा एक नॉन प्रॉफिट है जो मैं चलाती हूँ, मेरी जो जर्नी है उससे इंस्पायर होके मैं चाहती हूँ कि किसी भी भारत की बेटी जिसके पास सपने हैं और उसके अंदर एक आग है कि मुझे सपनों की उड़ान भरनी है, वो डिस्करेज ना हो। हम उनके लिए हैं, उसके सपनों को पूरा करने के लिए हैं। तो उड़न परी के थ्रू हम ऐसी लड़कियों को हेल्प करते हैं जिनको ऊंचा उड़ना है एविएशन में, स्टेम फील्ड में, और उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। हम उड़न परी पर उनके सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं। और इसी के ज़रिए जब यह लड़की की कहानी आई मेरे पास, तो बहुत ही एक अजीबोगरीब दास्तान है इसकी। यह लड़की बहुत ब्रिलियंट लड़की है जो कि धारावी के स्लम्स में रहती है। इसके पिताजी नहीं हैं, माँ है जो सफाई करती हैं बाहर जाकर, 5,000 रुपये कमाती हैं महीने की। और यह लड़की ने हमेशा उसके मार्क्स देखे तो 96 on 100, 100 on 100। उसके बाद इसने इंडिया का सबसे जो डिफ़िकल्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम है इग्रुआ का, वो क्लियर करा। वहाँ पर 11वीं आई है ये लड़की मेरिट लिस्ट में, विच इज़ क्वाइट एन अचीवमेंट। एंड उसके बाद ये एयर इंडिया के ऑफिस में 5 दिन लगातार गई। वहाँ पे इसने धरना लगाया, जब तक मेरे को आप कैप्टन ज़ोया से नहीं मिलवाओगे मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। फाइनली मेरे को एयर इंडिया वाले जो मेरे कॉलीग्स हैं, मेरे बॉसेस हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि प्लीज़ ज़ोया इससे बात कर। एंड आई वॉज सो टेकन अवे जब मैंने उस लड़की को देखा। मेरे को नन्ही ज़ोया नज़र आई क्योंकि मैं वैसी थी, मेरे पास कुछ था नहीं था, कुछ उसको मेरे को रोकने वाला नहीं था। बस मैंने ठानी हुई थी, मैं एयरपोर्ट पे जाके बाहर वेट करती थी कब कोई पायलट लैंड करे और मैं उससे पूछ सकूं कि मैं कैसे पायलट बनूं। मैं ये करती थी और वो भी कुछ, उसकी भी कहानी ऐसी ही है। तो कहीं ना कहीं मुझे उसमें एक नन्ही ज़ोया दिखी। मैंने कहा नहीं, मैं इसको पायलट ज़रूर बनाऊंगी, मैं इसके सपनों को ज़रूर सपोर्ट करूंगी। उड़न परी, इसको नए भारत की उड़न परी, जो कि मीडिया ने मेरे को नाम दिया था, इसको भी हम भारत की उड़न परी बनाएंगे। तो बस निकल पड़ी मैं एक और सपने की राह पर, और अब यहाँ पर हैं हम।
और ऐसे कई सारे सपने लेकर आज यहाँ हमारे साथ युवती शक्ति भी मौजूद है, जो आपसे कई सारे सवाल पूछना चाहती होंगी। तो सीधे आते हैं आपके सवालों पर। नमस्कार मैम मेरा नाम दिव्या है एंड मैं हंसराज कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मैम जो कुछ पीछे और या फिर फाइनेंशियली पुअर बैकग्राउंड से आती हैं मैम, दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीज़ एंड दे आर गुड इन स्टडीज़, दे हैव ड्रीम्स, बट मैम कहीं ना कहीं उनको अपने सपने, अपने ड्रीम सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं जस्ट बिकॉज दे थिंक मेरे भाई की स्टडीज़ हो जाएं, मेरे पेरेंट्स का बर्डन कम हो जाए। मैम आई थिंक टू टैकल दोज प्रॉब्लम्स वी कैन चेंज द मेंटालिटी वेरी इंस्टेंटली. So I think that is the problem. How can we tackle those problems and make them stand for themselves? ये सबसे बड़ा जो इसका मुद्दा है वो है कि जब हम पैदा होते हैं, हमारे घर में लक्ष्मी आती है, हम कहते हैं, तब हम उसी राह से एक लड़का और लड़के की माँ बाप होते हुए एक राह अलग कर देते हैं। क्योंकि जब लड़का होता है तो उसके लिए हम गेम सिखाते हैं कि वो गेम्स खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा, गाड़ियों से खेलेगा। लड़की होती है तो बारबी डॉल, किचन सेट, चाय बनाना सिखाओ, खाना बनाना सिखाओ। हमारे को एज इंडिविजुअल्स, आप फ्यूचर जनरेशन हैं भारत की, इस वर्ल्ड की, मैं हमेशा सबसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जब भी आपके बच्चे हों, उनको लड़का और लड़की की तरह मत देखिए, आप उनको बच्चे की तरह देखिए। क्योंकि जब तक आप वो सोच नहीं चेंज करेंगे ना, तब तक उनके दिमाग की सोच नहीं चेंज होगी। वो शुरू से उनको पता है कि मैं लड़की हूँ तो मुझे इस राह पे जाना है। कितने सपने हैं जो राह में, जो सपने बुने जाते हैं उससे पहले ही टूट जाते हैं। हर लड़की को सपने देखने का अधिकार है। तो मेरे हिसाब से एज इंडिविजुअल्स हम सबको अपनी अप्रोच, जब तक हम अपने बच्चों की तरफ नहीं चेंज करेंगे, यह जो बड़ा चेंज है वो नहीं आ पाएगा इतनी आसानी से। नमस्कार मैम, मेरा नाम सोनम मिश्रा है, मैं किरोरीमल कॉलेज से हूँ। मैम मेरा आपसे यह सवाल है, व्हाट इग्नाइटेड यू फॉर रियल दैट यू सॉ योरसेल्फ एज अ पायलट, और आपने ये सोचा कि आपको एयरलाइन सेक्टर ज्वाइन करना है और एक पायलट बनकर निकलना है? इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है कि मेरे को क्या इग्नाइट किया, मेरे को उड़ान भरने के लिए मेरे को सितारों को छूना था। दैट उसकी जो सितारों की टिमटिमाती हुई चमक थी वो मेरी आंखों में आप आज भी देख सकते हैं। वो तब भी थी और वो आज भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर अभी भी वो 8 साल की जोया रहती है जो मुझे आज भी पुश करती है कि तेरे को कुछ और करना है, और नई ऊंचाइयों को छूना है, और चेंज लाना है इस वर्ल्ड में, और भारत की बेटियों को कैप्टन जोया बनाना है। तो कहीं ना कहीं एक वो था सितारे छूने की एक अंदर से जो डिज़ायर मेरी थी। दूसरी चीज़, जब मैं जाती थी एयरपोर्ट पे, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था, सिस्टम नहीं था जहाँ से मैं पता कर सकूँ कि पायलट कैसे बना जाता है। उस टाइम लड़कियों को एयरफोर्स में पायलट नहीं बनाया जाता था। तो मैं एयरपोर्ट के बाहर जाके खड़ी हो जाती थी कि मैं किसी से तो पता करूं। तो जब मैं उन पायलट्स को देखती थी ना उस यूनिफॉर्म में, तो मुझे यूनिफॉर्म एक मैजिकल सा एक आउटफिट लगती थी कि कितने सुंदर लगते हैं, कितने अमेजिंग डिग्निफाइड जिस तरीके से वो लोग पहनते हैं। तो वहाँ से मेरे को एयरलाइन का एक प्यार हुआ, मेरे को एयरलाइन की सोच आई मेरे दिमाग में, मैं एयरलाइन में पायलट बनूंगी और मैं भी उसी रिस्प्लेंडेंट यूनिफॉर्म, जो ग्लोरियस यूनिफॉर्म को पहनूंगी। एंड ऑफ कोर्स आपको तो पता ही है ये मेरी फेवरेट आउटफिट है पूरे वर्ल्ड में। तो एक जो रिस्पेक्ट होती है यूनिफॉर्म की, क्योंकि यूनिफॉर्म एक ऐसे ही मात्र एक वेशभूषा नहीं है, यूनिफॉर्म एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अर्न करते हो। अगर मैं ये 4 फीती पहनी हुई हूँ तो मैंने मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने की। अगर आप 3 पहनते हो, जो भी पहनते हो, आप उसको अर्न करते हो, आपको कमाना पड़ता है। अंदर से मेरे को बहुत सेटिस्फाइंग फीलिंग आती है कि आज तक इस डिसीजन के थ्रू मैं कितनी ज़िंदगियाँ बदल पाती हूँ ऑन अ डेली बेसिस। जैसे कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है और यहाँ पर हम सब जानते हैं कि यूपीएससी कल्चर बहुत प्रोमिनेंट है। यहाँ हर एक दूसरे बच्चों को यूपीएससी के लिए ही यूपीएससी के फील्ड में जाना रहता है। तो क्या कभी इस कल्चर ने आपके सपनों पर कोई प्रभाव नहीं डाला? I have always been very focused for whatever I want. मेरे को बस अगर मेरे दिमाग में कुछ होता है कि यह मेरा लक्ष्य है, तो एक वो जो घोड़ा पहनता है ना साइड में, बस वो लग जाता है मेरी आंखों के साइड में और फिर मैं चलती जाती हूँ जब तक मैं वहाँ पे नहीं पहुँच जाती। फिर मेरा नया लक्ष्य होता है। तो हम लोगों के आसपास बहुत प्रभाव होते हैं, हर चीज़ का प्रभाव है, लेकिन अगर आपको अपनी शिद्दत, अपने अंदर से पता है कि आपको क्या चाहिए, आपको कहाँ पहुँचना है, आपको कोई भी प्रभाव दुनिया का
उस राह से नहीं हटा सकता। बीइंग अ गर्ल चाइल्ड, हम एक सोसाइटल प्रेशर होता है, एक फैमिली प्रेशर होता है। तो जिस माहौल में हम रहते हैं, कहीं ना कहीं सोसाइटी की वजह से जो पेरेंट्स होते हैं गर्ल्स के लिए एक लिमिट रख देते हैं कि आपको इतने इयर्स मिल रहे हैं एंड यू कंप्लीट योर ड्रीम वट एवर यू सी। सो क्या ये चीज़ आपकी लाइफ में कभी अफेक्ट करी? देखिए, आपके पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी, हमारे जो माँ बाप होते हैं, जो भी वो कंडीशंस डालते हैं या जो भी बोलते हैं, वो अपने हिसाब से आपके लिए अच्छा चाहते हैं। अपने हिसाब से कोई माँ बाप नहीं चाहता कि वो आपको रोके, लेकिन वो डरते हैं कहीं ना कहीं कि हमारी बेटी के साथ क्या होगा अगर वो नॉन ट्रेडिशनल पाथ पे चली जाती है। तो अपने पेरेंट्स को कहीं ना कहीं, अगर आपका कोई और रहा है, अब कोई और एस्पिरेशन है, तो आपको ऐसे मुकाम पे लाइए उनको कि वो आपको सपोर्ट करें। जैसे कि कुछ भी अगर आपको प्रूव करना है, अपनी मेहनत करिए, अपना एफर्ट डालिए और समझाइए उनको प्यार से कि मैं ये करना चाहती हूँ, नहीं तो आप मेरे से बात करवा देना, ठीक है? मेरा सवाल आपसे ये है मैम कि कई बार लाइफ में हम बहुत मेहनत करते हैं किसी चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी हमें सेटबैक्स फेस करने पड़ते हैं। उस टाइम पर हम मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, फिर सोसाइटी भी हमें हमारे एफर्ट्स पर जज करने लगती है। तो उस सिचुएशन में हम अपने आप को सिचुएशन से कैसे ओवरकम करें? सेटबैक एक लाइफ का हमसफ़र है। फेलियर हमारे हमसफ़र है। बहुत फेलियर होते हैं, बहुत बार हम गिरते हैं, लेकिन वो गिरना ही क्या जहाँ से आप उठ ना सको। उठो, अपना अंदर से हिम्मत जुटाओ, उठो और हिम्मत रख के आगे चलो, तभी आप सक्सेसफुल बन पाओगे, तभी आप उड़ पाओगे। जब आप एक फेलियर से सीखोगे और बोलोगे अच्छा अब ये हुआ है, अब मैं इसको इनकॉर्पोरेट करके आगे बढ़ती हूँ, आप ऐसे बन जाओगे कि आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। और मैं ये बहुत बार बोलती हूँ कि सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमारे को आगे बढ़ने से रोक सकती है, वो है हम खुद। वी आर आवर बिगेस्ट लिमिटेशन। इफ यू हैव डिसाइडेड दैट नो फेलियर कैन स्टॉप यू और नथिंग कैन स्टॉप यू, फेलियर्स विल ओनली ग्रो यू टू अ बेटर पोजिशन। You will be limitless. Being in an aviation sector, there's a lot of strict time schedule. So how important is for you the work-life balance? I think discipline एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको चाहिए होती है, right? In life, सब कुछ मुश्किल है लाइफ में और सब कुछ आसान है, बस नज़रिए को बदलने की हमारी सोच है। जैसे आप देख लो, सब कुछ मुश्किल हो जाता है और वो उतना ही आसान भी हो जाता है। अंदर से अगर असली चाह है, राह है, तो हम सब कुछ बना लेते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस कह लो उसको, अपने लिए समय कह लो। आपको अंदर से एक पैशन होना चाहिए जिस भी फील्ड में आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवालों के लिए। और अब हम आ गए हैं इस कार्यक्रम के अंतिम सेगमेंट की ओर, यानी अंतिम पड़ाव की ओर। और जोया, हम कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। इस खूबसूरत सी ज़िंदगी के नाम आपका एक खूबसूरत सा संदेश। पढ़ाई करिए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पढ़ें, निडर होके पढ़ें, किसी की बात मत सुनो, अपने सपनों की बात सुनो, पढ़ो। और जब आप अपने सपनों की ऊंचाई की उड़ान भरेंगे, आपकी जो सारा समाज, आप जो भी आपको मना करते हैं, जो आपको रोकते हैं, वो सारे आपके साथ खड़े होंगे और वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज़ अपने सपनों की ऊंची उड़ान भरो। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी शक्ति को सशक्त करिए। वो सब जो नारी शक्ति है आप सबके हाथ में है, आप सब भारत की बेटियां हैं। तो एक जो खूबसूरत सा संदेश है वो यह है कि भारत की बेटी नहीं कम किसी से, तूफान या आंधी नहीं डर किसी से। आसमां में लिखा है एक संदेशा, भारत की जय हो, विजय हो हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद जोया, हमें अपना समय देने के लिए। और किसी ने बहुत खूब कहा है, बहुत छोटा सा कद है आसमान तेरा, बहुत छोटा सा कद है आसमान तेरा, तुझसे ऊंची तो हम अपनी हौसलों की उड़ान रखते हैं। इसी बात के साथ कि आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, निरंतर आगे बढ़ने की सोचिए, अपने हौसलों की उड़ान भरिए, अपनी एक पहचान बनाइए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।